नमस्कार, स्वागत है मालवी एकेडमी के इस शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक नए लेक्चर के साथ जुड़े हैं अपने सीरीज़ में। जैसा कि आपको पता होगा, पहले कुछ चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले के लेक्चर्स को देख करके आपको अच्छा खासा अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम किन किन चीज़ों को लेकर के सीरीज़ के अंदर मीन्स चल रहे हैं। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपके लिए शुरुआती में कह सकते हैं कि डायरेक्टली आपको एक जगह कहीं पे सोर्स में अवेलेबल होकर के नहीं मिलते हैं। कुछ उन्हें एक प्रकार से कुछ चीज़ों को खोजना पड़ता है एंड मीन्स अगर स्टूडेंट इंडिविजुअली इन सब चीज़ों को करे तो उनको मीन्स समस्या होती है। तो इसी के चलते हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम कुछ डिटेल्ड कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कुछ ब्रीफ कॉन्सेप्ट को समझते हैं एंड इससे अपनी जो है हम प्रिपरेशन को थोड़ी और कह सकते हैं कि पुख्ता कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो उसी के सीरीज़ में आज हमारा ये अगला लेक्चर है और इसमें हम आज कुछ जानने वाले हैं कुछ और कॉन्सेप्ट को लेकर के, कुछ और चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड फिर धीरे धीरे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे शुरुआती एआई से बना मुस्कुराता चेहरा। सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है रोल बार्गेनिंग एंड रोल स्ट्रेन। ये विलियम गुडे ने इन दोनों कॉन्सेप्ट को दिया था, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, विलियम गुडे ने इन दोनों कॉन्सेप्ट को दिया था। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये दोनों कॉन्सेप्ट लगभग एक ही है। ठीक है, लगभग एक ही है। जब आप कोई एक मतलब कहते हैं ना, जैसे स्टेटस कोई आप ऑक्यूपाई करते हैं, स्टेटस मीन्स कुछ भी एक जो आपके मीन्स जो आपके पोजीशन के साथ मीन्स अटैच हो जाता है, उसी को लगभग मीन्स स्टेटस कहते हैं। एंड जो कर्तव्य आपका कुछ उस स्टेटस से संबंध करके हो, उन्हीं को रोल कहते हैं। जब हम स्टेटस एंड रोल को पढ़ेंगे तो डिटेल में इन सब चीज़ों को डिफाइन करेंगे। बहरहाल अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये जरूर पहले यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, इस चीज़ को ध्यान रखें कि दोनों कॉन्सेप्ट को विलियम गुडे ने दिया था एंड इन दोनों का मोटा मोटी क्या कहना है। अगर इसको समझाते हुए मैं कहूँ तो रोल बार्गेन एक प्रकार का है, जैसे मान के चलिए कि आप अगर इंडिविजुअली कुछ वर्क करते हैं पढ़ाई से संबंधित, तो ये आपको एक स्टेटस दिया गया है कि आप एक स्टूडेंट हैं सोसाइटी के अंदर। ठीक है, आपका किन्हीं टीचर से एक प्रकार का मीन्स एक ज्ञान आदान प्रदान की मीन्स जो कह सकते हैं कि आपका रिलेशन होगा। ठीक है, एंड आपका रोल इसमें जो है कह सकते हैं कि एजुकेशन एंड नॉलेज को लेना होगा। ठीक है, ये एक मतलब आपका कह सकते हैं कि रोल है इसमें। पर इसके साथ साथ और भी आपके रोल हैं, जैसे आप एज एन स्टूडेंट हैं, फिर किसी के जो है कह सकते हैं कि पुत्र या पुत्री भी हैं। ठीक है, आप किसी के दोस्त भी हैं, तो आपके अलग अलग रोल हैं एंड एक दूसरे रोल को कैसे आप जो है कंपैटिबिलिटी बैठाते हैं, उन्हीं चीज़ों को ये रोल बार्गेन समझाने का प्रयास करता है। अगर मोटा मोटी इसके लिए एक शब्द यूज करें तो आजकल आप लोगों ने बड़ा सुना भी होगा, लॉर्सन एंड टॉर्बो के जो कंपनी के मालिक है उन्होंने मीन्स जो है 90 घंटे काम करने को बड़ी मतलब प्रेरणा दी एंड 90 घंटे काम करने के लिए उन्होंने जो है लोगों को प्रेरित किया एंड कहा कि कब तक आप अपनी वाइफ को देखेंगे, अल्टीमेटली काम पर आपको वापस आना ही होगा। तो अगर उनकी बातों को समझे तो वो कहीं ना कहीं एक रोल के तरफ वो आपको पूरी तरीके से मीन्स कह सकते हैं कि मीन्स पूरी तरीके से आपको कह सकते हैं कि डेडिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, पर अगर फैमिली के साथ भी आपका रिलेशन देखें तो आपके लिए उनके प्रति भी कुछ कर्तव्य आपका बनता है, कुछ उनसे संबंध हो करके भी कुछ चीज़ें आपको निभानी होती है, तो वहाँ पर भी आपका एक रोल फंक्शन है। ठीक है, तो इन्हीं 2-3 जो कह सकते हैं कि रोल जो है, सिर्फ यही 2-3 रोल नहीं, ये उदाहरण के लिए 1-2 रोल हमने बताए, इससे संबंध करके और भी रोल है।
तो उन सारे रोल को एक दूसरे से कंपैटिबिलिटी बिठाते हुए आपको सारी भूमिकाएं निभानी होती हैं। तो उन्हीं को जो है कहते हैं, अगर इसको उदाहरण के तौर पर अगर मैं लूँ तो जैसे वर्क लाइफ बैलेंस की जब बात आती है, वर्क लाइफ बैलेंस यानी काम और आपके जो है निजी जीवन की बैलेंस की जब बात आती है, तो उस समय आप किस चीज़ को रिफ़र कर रहे होते हो? उस समय आप किस चीज़ को रिफ़र कर रहे होते हो? रोल बार्गेन को, ठीक है। एक दूसरे से मीन्स एक प्रकार से बार्गेनिंग, जिसे आप कह सकते हो कि सौदेबाजी टाइप का। तो ठीक है, इतना मीन्स इसको डिटेल में समझने की आवश्यकता नहीं, पर ये सेंटर्ड वर्ड आप ध्यान रख लेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस जैसी चीज़ जब आपको ध्यान में रहेगा उदाहरण पर, तब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे कि रोल बार्गेन असल में किस चीज़ को कहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये चीज़ ठीक है, कि इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वर्क लाइफ बैलेंस को सिग्निफाई करता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। एंड रोल स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन जैसे एक वर्ड, अब इसे वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे, तनाव कब होता है? जब किसी चीज़ को लेकर के आपस में किन्हीं बातों पर संघर्ष हो, ठीक है, या कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट हो, ठीक है, तब जाकर के कहीं किसी चीज़ को लेकर के तनाव विकसित होता है, खासकर विचारधाराओं में, है ना। पर जब कर्तव्यों में किन्हीं हिसाब से तनाव अगर मीन्स बनने लगे, तब कह सकते हैं कि वहाँ पर रोल स्ट्रेन जैसा विलियम गुडे का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पर लगता है, ठीक है। देखिए, रोल के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग थियोरीज दी हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर विलियम गुडे ने दिया है, टैलकट पार्सन ने कुछ रोल के ऊपर डिस्कशन किया है, जैसे सिक रोल हो गया, ठीक है। मर्टन ने भी कुछ रोल एंड स्टेटस से संबंधित चीज़ों को व्याख्यायित किया है। तो उन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब अपने मीन्स जो हमारे उसके बच्चे हैं, जो स्टूडेंट के जो हमारे मतलब कोर्स के जो स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे इस चीज़ को। हालांकि मैंने हो सकता है कि डिस्कस कर लिया हो, अगर नहीं किया है तो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिए, रोल स्ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो दो रोल आपस में कैसे एक दूसरे के मीन्स कह सकते हैं कि एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट की भूमिका में आते हुए कैसे वो एग्जिस्ट करते हैं, एंड कैसे मीन्स बीइंग एन स्टूडेंट, एंड अगर आप मान लीजिए कि आप स्टूडेंट की भूमिका में हैं एंड आप कहीं बाहर कहीं सिटी में रहते हैं, आप किसी के पुत्र भी हैं, एंड आपका अपने मीन्स परिवार से उतना मीन्स कह सकते हैं कि क्लोज रिलेशन नहीं हो पा रहा है ना, डेली कनेक्शन नहीं हो पा रहा, आप महीनों तक घर नहीं जा पा रहे, तो एक जो आपके पुत्र की भूमिका है उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रकार से कह सकते हैं कि क्षति पहुंच रही है। एंड यहाँ स्टूडेंट होने के नाते आपको इधर समय देना होगा पढ़ाई में, तो दोनों रोल में एक प्रकार का तनाव होने लगता है। इन्हीं तनाव को, यानी एक जो है भूमिका की वजह से दूसरी भूमिकाओं में असर पड़ना, इन्हीं को जो है रोल स्ट्रेन कहा गया है। ये आप समझ रहे हैं, परंतु फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा समझाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इनको दोनों को ध्यान रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट सबसे जो चीज़ है वो यही है कि इसको दिया किसने था, इन्होंने, ठीक है। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि ये जैसे एक कॉन्सेप्ट हो गया, इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट अटैच्ड है, सिक रोल, ठीक है। सिक रोल, जैसे ये सब रोल है वैसे सिक रोल भी एक है। अब जब मैंने टैलकट पार्सन को पढ़ाया था तो ये सिक रोल मैंने एक्सप्लेन किया था। किसने दिया था इसको? टैलकट पार्सन ने, ध्यान रखिएगा, पूछता है ये क्वेश्चन कि सिक रोल किसने दिया ठीक है। तो इसको दिया था टैलकट पार्सन ने। टैलकट पार्सन ने सिक रोल के बारे में बताते हुए क्या कहा कि जब आप नॉर्मल एक प्रकार से आपका कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल सारा कुछ चल रहा हो एंड अचानक से आप किन्हीं कारणों की वजह से बीमार पड़ जाएं, ठीक है, आप बीमार हो गए, उस समय आपसे नॉर्मल बिहेवियर की उम्मीद नहीं की जाती, ठीक है। आप मतलब बढ़िया सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है एंड आप बीमार हो गए। अब बीमारी में आप एक प्रकार के जो पहले आप डेली नियम कानून सब कुछ फॉलो कर रहे थे
उन चीज़ों की एक्सपेक्टेशन अब आपसे मीन्स जब तक आप बीमार हैं तब तक आपसे अपेक्षित नहीं है। आप अगर उन नियम कानून को नहीं मानते तो उस चीज़ के लिए कोई आपको ब्लेम नहीं करेगा, ठीक है। और जो नॉर्मल सारा कुछ मतलब आपका डेली लाइफ चल रहा था, उन चीज़ों में अगर किसी प्रकार का मीन्स पैथोलॉजिकल मीन्स बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है तो वो एक प्रकार से माप है आपके लिए, ठीक है। तो ये उसी चीज़ को ये सिक्रोल के तहत ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ को मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इसके सिक्रोल के अंदर भी ये अलग अलग उसमें जो है कुछ कह सकते हैं कि पोस्टुलेट ये बता देते हैं कि भाई जो व्यक्ति बीमार है उसका यह कर्तव्य बनता है कि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो, एंड जो डॉक्टर बोले वो सब माने, तो वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें। तो मोटा मोटी कहने का यही चीज़ है कि आप जब बीमार होते हो तो आप नॉर्मल जो बिहेवियर आपका होता है, जो आपका नॉर्मल कर्तव्य होता है, उसके इतर भी आप रह सकते हो, एंड उस चीज़ के लिए आपको कोई ब्लेम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सिक्रोल का कॉन्सेप्ट है टेलकट पार्सन का, इस चीज़ को ध्यान रखें। एंड अब हम आगे बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। जैसे पैराडाइम शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है थॉमस कुन का। थॉमस कुन का जो पैराडाइम शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, ये क्या बोलता है? ये कहता है कि जब मान लीजिए ये मतलब बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे एक जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर 2-4 लोगों को हम डिस्कस करेंगे। एक थॉमस कुन हो गए, कार्ल पॉपर हो गए, ठीक है, एंड पॉल फ्रेजर बैंड भी हो गए। ऐसे प्रकार के मीन्स कई जो हमारे थियरिस्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे एंड इनके बारे में डिटेल में हम समझेंगे। तो ये चीज़ आप अभी मतलब फिलहाल एटलीस्ट नाम के लिए आपको ये पता रहे तो मुझे लगा कि बताना चाहिए। एंड पैराडाइम शिफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि इससे संबंध करके प्रश्न पूछता है एंड ये बड़े फ्रीक्वेंट टाइप के थिंकर्स हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ पैराडाइम शिफ्ट क्या है। मान लीजिए ये असल में 3 जो है स्टेजेस में चल करके जाता है। एक सबसे पहला नॉर्मल साइंस एक प्रकार से काम करेगा, फिर उसके बाद उसमें कहीं ना कहीं एनोमलीज का कह सकते हैं कि समेशन होगा, उसके बाद क्राइसिस की सिचुएशन आएगी, फिर उसके बाद साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होगा एंड उसके बाद नई कोई थियोरी इजाद होगी। अब इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मानिए कि एक कोई शुरुआती दौर पर एक कोई थियोरी स्टेब्लिश्ड है, ठीक है, शुरुआत है, सबसे पहले स्टेज है, इस पर कोई एक सबसे पहले कोई थियोरी स्टेब्लिश्ड है, ठीक है, कोई थियोरी बनी हुई है, कोई थियोरी यहाँ पे स्टेब्लिश्ड है। अब थियोरी क्या है? अगर थियोरी के अगर मान लीजिए मैं पहले आपको उदाहरण देकर के नॉर्मल उदाहरण देकर समझाता हूँ, फिर उसके बाद रियल में भी। मान लीजिए कि जैसे दीवार है यहाँ पर एंड मैं कहूँ कि अगर बॉल यहाँ से ऐसे करके ऐसे उछाली जाएगी तो ये लड़ करके मेरे हाथ में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे इस पर लड़ेगा, इस पर जाएगा, फिर ऐसे वो बाउंस बैक होकर के हैंड पे आएगा। पर ये मैंने एक थियोरी बताई। ये मैंने कह दिया कि आप बॉल जब भी फेंकोगे तो वो लड़ करके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। ये पहली मतलब ये एक थियोरी हो गई। और इसके बाद कई सारे लोग आए, उन्होंने टेस्ट भी किया, बॉल फेंका ऐसे एंड वो सब हो जा रहा है, एकदम जो मैंने बोला वही चीज़ हो रहा है। पर एक कोई हमेशा था जिन्होंने बॉल जैसे ही फेंका वैसे ही वो लड़ करके ऐसे हाथ के पास ना आकर के वो बगल से कहीं से पास हो गई, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं और अपने ही बारे में डाउट करके उसे नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है। फिर कभी ऐसे ही हुआ, सारा कुछ नॉर्मल चल रहा, फिर कभी ऐसा हुआ कि बॉल लड़ करके कहीं और चली गई, फिर कभी बॉल ऊपर से चली गई। तो ये जो सिचुएशन हो रही है, नॉर्मल थियरी स्टेब्लिश थी, लेकिन अब जो सिचुएशन हो रही है, सबसे पहला जो बॉल लड़ करके ऊपर से चली गई, वो क्या हुआ, आपने जो एक कंडीशन सेट कर रखी थी कि भाई थियोरी क्या आपने जो बता रखा था कि बॉल नीचे से फेंकेंगे तो वो लड़ करके ऊपर आएगी एंड आपकी मीन्स हैंड के ऊपर वो मीन्स इकट्ठी हो जाएगी। तो ये आपने थियोरी दी थी, नॉर्मल थियोरी, पर वो ऊपर से चली गई या बगल से चली गई, तो ये एक प्रकार की एनोमली थी, ठीक है, एनोमली वाली सिचुएशन ये हो गई थी। तो ये आपने एक एनोमली को देखा। एनोमली मतलब क्या?
ऐसी कोई कंडीशन जिसमें नॉर्मल थियरी की जो है वैल्यू वो एप्लीकेबल ना हो। समझ रहे हो, मैंने कोई थियरी बताई एंड उसमें किन्हीं प्रकार का जो है किन्हीं भी कारण की वजह से जो है वो थियरी लग ना पाए, एप्लीकेबल ना हो पाए। जैसे बॉल मैंने फेंकने वाली थियरी बताई कि बॉल फेंकेंगे तो लड़ करके ऐसे वो हैंड पर आकर के इकट्ठी हो जाएगी, पर वो नहीं आई, वो लड़के उधर चली गई। तो ये एक प्रकार की क्या हुआ, मेरे थ्योरी को कंट्राडिक्ट कर रही है, तो ये एक प्रकार की एनोमली है। अब ऐसे ही कई प्रकार की एनोमली, कभी बॉल यहाँ लड़के चली गई, कभी ऊपर से चली गई, कहीं इधर चली गई। अब इस प्रकार की कई सारी एनोमली हो गई। तो समेशन ऑफ एनोमली यानी कई सारी एनोमलीज का मिला लिया हमने। अब समेशन ऑफ एनोमली जब हो जाता है, समेशन ऑफ एनोमली कौन से स्टेज पर होता है, सेकंड स्टेज पर, जब क्राइसिस की सिचुएशन बनती है, जब थियरी लगेगी नहीं, जब थियरी कह सकते हैं कि प्रूफ नहीं होगी, तो थियरी को एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसमें किन्हीं प्रकार का एनोमली आ गया है। अब एनोमलीज को जब इकट्ठा करके हम सोचेंगे समझेंगे, लोग पैनिक होंगे कि भाई जो बताया गया है जो चीज़ वो लागू नहीं हो पा रहा। तो वो कौन सी सिचुएशन हो गई है, क्राइसिस की सिचुएशन। ठीक है, अब क्राइसिस की सिचुएशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तब उसके बाद आएगा साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अब जब यहाँ पर इतनी ज़्यादा, अब लोगों को तो आदत पड़ चुकी है ऐसे बॉल फेंक करके ऐसे कैच करने की, शुरुआत में भले ही उन लोगों को ना पता हो, ठीक है, कि बॉल से संबंधित कुछ भी आइडिया नहीं रहा हो, लेकिन अब उनको जो है ये हो गया है कि भाई मीन्स एक प्रकार के उनको इस चीज़ को लेकर के जो है वो उनको आदत एक प्रकार पड़ चुकी है। ठीक है, तो अब वो जब लागू नहीं होगा तो क्राइसिस की सिचुएशन होगी। अब क्राइसिस की सिचुएशन से इजाद पाने के लिए कुछ इंटेलेक्चुअल्स आएंगे एंड वो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन करेंगे, 50 एक्सपेरिमेंट कर जाएंगे। अब जब एक्सपेरिमेंट करके सारा कुछ मतलब कह सकते हैं कि जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो पता लगाया गया कि क्यों भाई बॉल उधर क्यों चली जा रही है, ऊपर से क्यों चली जा रही है, तब ये एक नई थ्योरी देंगे, बोलेंगे कि भाई अगर आप बॉल ऐसे फेंकोगे, ऐसे करके बॉल ऐसे फेंकोगे, तब जो है वो इधर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, यानी कि वो लड़ करके सीधे ऐसे हैंड पर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये इन्होंने एक यहाँ पर साइंटिफिक रिवॉल्यूशन वाले स्टेज पर यहाँ पर आकर के इन्होंने एक नई थ्योरी दी। जब नई थ्योरी दी तो एक प्रकार से ये पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ। ये जो तीनों स्टेज हैं इन्हीं तीनों को पैराडाइम कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले एक अलग प्रकार का पूरा जो है, मतलब इन्हीं तीनों को पैराडाइम शिफ्ट कहेंगे। पैराडाइम क्या मतलब, एक प्रकार का जो पूरा वातावरण, जो पूरा माहौल बना हुआ है, ठीक है, एक पूरा मतलब जो कह सकते हैं कि ऑरा जो पूरी तरीके से सेट है, उस चीज के शिफ्ट हो जाने की बात कर रहा है, यानी कि उस चीज को बदल जाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को कह रहे हैं। पहले यहाँ पर पहले पैराडाइम पर क्या चल रहा था कि एक नॉर्मल थ्योरी स्टेब्लिश थी, फिर उसमें कुछ कमी आई, फिर कुछ उस चीज को ठीक किया गया, समझा गया, फिर इन सब को मिला करके जो है बदला गया, तो दूसरी कोई एक थ्योरी आई एंड वो अभी मार्केट में प्रचलित है। तो ये क्या हुआ, पैराडाइम शिफ्ट हो गया। समझ रहे हो, तो यही चीज का कॉन्सेप्ट बताते हैं कौन, थॉमस कुन। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, थॉमस कुन के द्वारा दिया गया ये जो थ्योरी है पैराडाइम शिफ्ट का, इसको आप ध्यान रखें। अब ये वही चीज अभी हमने पढ़ ही लिया, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होता क्या है। असल में इनकी एक किताब थी, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। तो इस किताब को नाम जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी किताब में इन्होंने सारी ये पैराडाइम शिफ्ट की कॉन्सेप्ट दिया था, पैराडाइम शिफ्ट का पूरा सारा कॉन्सेप्ट दिया था एंड एनोमलीज को इन्होंने जो है उसमें काफ़ी डिटेल में जाकर के एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इस चीज़ को आप मीन्स ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आएगा ये क्वेश्चन जो है पूछ लेता है एग्जाम में। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। ये कल्चरल रिलेशन है, कल्चरल रिलेटिविज्म है। ठीक है, कल्चरल रिलेटिविज्म। ठीक है, फ्रांज बोआज के द्वारा दिया गया ये कॉन्सेप्ट है कल्चरल रिलेटिविज्म। अब ये कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है,
इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ यही है कि आपको सबसे पहले ये ध्यान रख लेना है कि कल्चरल रिलेटिविज्म दिया किसने, ठीक है, ये सबसे पहले किसने पढ़ा है उसके बारे में, कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म भाई क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें खास भूसा नहीं है। कहता है कि आप जब बीइंग अ रिसर्चर किसी कल्चर को देखते हो तो उसको उसी के नज़रिए से आपको देखना चाहिए, ना कि कोई पहले से पूर्वाग्रह बना करके आप उसके बारे में सोचें या फिर पहले से कोई आपके मन में धारणा रहे उस चीज़ के प्रति। अब इसी चीज़ को कंट्राडिक्ट करते हुए आया है क्या, जो है हमारा कल्चरल रिलेटिविज्म। अच्छा, इसके अपोजिट में सर फिर क्या हो सकता है, एथनोसेंट्रिसिज्म। इसके बारे में हम चर्चा कर भी चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, तो ध्यान रखें आप इस चीज़ को, एथनोसेंट्रिसिज्म, ठीक है, एथनोसेंट्रिसिज्म, ठीक है। या एथनोसेंट्रिसिटी, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बताता है कि आपके मन में मतलब पहले से एक प्रकार से ये मीन्स विचार भरा हुआ है कि आप जिस कल्चर के से बिलोंग करते हैं उस कल्चर की महत्व ज़्यादा है, ठीक है। आप दूसरे कल्चर को उतना मीन्स भाव ही नहीं देते, उसको इतना ज़्यादा मीन्स समझते ही नहीं। आप अपने कल्चर को जो है महान बताते हैं और बाकी कल्चर्स को भी मीन्स फॉर ग्रांटेड लेते हैं एंड उन्हें अपने बराबर का समझते ही नहीं। तो एथनोसेंट्रिसिटी का ये जो है कॉन्सेप्ट है, एंड इसी के उल्टे में इन्होंने जो है फ्रांज बोआज ने ये कॉन्सेप्ट दिया क्या, कल्चरल रिलेटिविज्म। तो ध्यान रखिए इसको, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और है, जब आप अपने कल्चर को एक नज़रिए से देख रहे हो तो ये भी वहाँ पर लागू होता है कि वो एक प्लेस स्पेसिफिक कल्चर की यहाँ पर जो है बात कर रहा है। प्लेस स्पेसिफिक कल्चर, जहाँ पर ये वर्ड एथनो या एथनिक वर्ड आ जाए तो वहाँ पर आपको तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि भाई समथिंग हियर इज रिलेटेड विद द टेरिटोरियल थिंग, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कल्चरल रिलेटिविज्म बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है, ठीक है। रिलेटिव डेप्रिविएशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। रिलेटिव डेप्रिविएशन, सापेक्ष अभाव। अब ये सापेक्ष अभाव सर क्या होता है? सापेक्ष अभाव सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपको अगर मीन्स जो लिखा हुआ है रिलेटिव डेप्रिविएशन, अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि मीन्स ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझ जाएंगे आप, कुछ ऐसा खास नहीं है। ये सिंपल सा बताता है कि जब आपने इसे कभी अपने जीवन में ज़रूर फेस किया होगा, जब आपसे कहा जाता होगा कि भाई मीन्स उनका बेटा या उनकी बेटी पढ़ने में कितनी अच्छी है एंड आप कंपेयर किए जाते होगे, है ना। तो आप जब किसी से कंपेयर किए जाते हो, ठीक है, एंड कंपेयर करने की उस भावना के अंदर आपका व्यक्तिगत कह सकते हैं कि मोटिव डाउन हो जाता है, व्यक्तिगत तौर पर आप जो है अपने आप का क्षरण समझते हैं, तब उस चीज़ को जो है आर.के. मर्टन उस चीज़ को रिलेट करके कहते हैं कि भाई रिलेटिव डेप्रिविएशन हुआ है, ठीक है। कंपैरेटिव एक प्रकार से जो है कह सकते हैं कि स्टडी के अंदर ये चीज़ ज़्यादा होता है। सैमुअल स्टाउफर कौन है? असल में अमेरिकन सोल्जर ने अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर एक मीन्स प्रकार का ये स्टडी किया गया था, जिसके अंदर कुछ कंडीशन के अंदर उनमें आपस में रिलेटिव डेप्रिविएशन की स्थिति पाई गई थी। तो सैमुअल स्टाउफर वहाँ से ये थोड़े रेलिवेंट है जो इन्होंने दिया था। आपके लिए यहाँ पर ये नाम इम्पॉर्टेंट है। आर.के. मर्टन जब अलग अलग थियरी बताते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को जब एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तब उसके अंदर ये रिलेटिव डेप्रिविएशन वगैरह का भी कॉन्सेप्ट देते हैं। जब वो मीन्स जो मान के चलिए कि वो कन्फॉर्मिस्ट, इनोवेटिवनेस, ये सब चीज़ की जब वो धारणा देते हैं तो उसी में साथ में ये भी एक कह सकते हैं कि विचार है। तो इसको ध्यान रखें, रिलेटिव डेप्रिविएशन, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि किसने दिया है, कौन इसके बारे में पढ़ा है। तो रिलेटिव डेप्रिविएशन सिंपल सा चीज़ है, ठीक है।
अब आता है अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अंडर डेवलपमेंट वैसे जनरली तो आप सब लोग नाम से जानते होंगे, अविकसितता, ठीक है, यानी जो कि विकसित नहीं है, एंड विकसित ना होने की एक प्रकार की टेंडेंसी को ओवरऑल अविकसितता इस चीज को शो करता है, ठीक है। इसको हम किसके तहत देखते हैं, किसने मतलब इस चीज को बताया था? एजी फ्रैंक, आंद्रे गुंडर फ्रैंक, ठीक है, ध्यान रखिए। आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने अंडर डेवलपमेंट की धारणा को आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब ये जो है आता है असल में डेवलपमेंटल सोशियोलॉजी के अंदर इस चीज़ को पढ़ाया जाता है। डेवलपमेंटल सोशियोलॉजी के अंदर अलग अलग प्रकार की थियरीज वर्क करती, जैसे डिपेंडेंसी थियोरी का हो गया, इमैनुअल वॉलेस्टीन की थ्योरी हो गई, ये अपनी जो है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो इनको ध्यान रखें, ये पूछा जाता है कि ये थियोरीज किसने दी है एंड इसका इथोस मीन क्या है, ये भी मीन्स आपसे कहीं ना कहीं पूछता है ये, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। अंडर डेवलपमेंट एजी फ्रैंक। अब आप जानते होंगे कि ये अगर आप जो है वर्ल्ड न्यूज़, ग्लोबल पॉलिटिक्स, इस सब के लेकर के काफ़ी फॉलो करते होंगे, तो वहाँ पर ये टर्म बड़ा मायने रखता है। ये किसी कंट्री से कैसा रिलेशन होगा, ये इस चीज़ को मीन्स बनाने में, समझने में बड़ा ये जो है टर्म बड़ी फ्रीक्वेंटली ये यूज होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो तीन ये जो है कॉन्सेप्ट से रिलेट करके होता है। तीसरा ये कह सकते हैं कि एक कंट्री होती है अंडर डेवलप्ड कंट्री, एक कंट्री होती है डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, और एक कंट्री होती है डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। सर इसमें कौन कौन से मीन्स उदाहरण दे करके बताइए। अगर उदाहरण दे तो डेवलप्ड कंट्री के अंदर आता है यूएसए, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर आता है इंडिया, चाइना, ठीक है, ये ध्यान रखें। एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर ले लें तो जैसे पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान इसमें हो जाए। तो ये तीन जो है जो कंट्री आप मान के चलिए, मतलब उदाहरण के लिए यहाँ पे इन्हें कहा जा सकता है कि ये मतलब इस डेवलपमेंटल स्केल पर लाई करते हैं, ठीक है। तो अंडर डेवलप्ड कंट्री इसको मीन्स कंसीडर करने का एंड कैटेगराइज करने का यूनाइटेड नेशन का कुछ अपना जो है मानक है, जिसमें अलग अलग चीज़ें देखी जाती है कि भाई लिटरेसी रेट कैसी है, जीडीपी कैसी है, ठीक है, वहाँ पर ग्रोथ कैसा है। तो इन सब चीज़ों को मेज़र किया जाता है, वो उतना ज़्यादा हमारा कंसर्न नहीं है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसे दिया किसने था ये कॉन्सेप्ट। तो एजी फ्रैंक ने ये कॉन्सेप्ट को आपके सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। अब आगे बढ़े तो हम देखते हैं वर्ल्ड सिस्टम थियरी, इमैनुअल वॉलेस्टीन की थ्योरी, जो अभी हम थोड़ी देर पहले आपस में उल्लेख कर रहे थे, है ना, थोड़ी देर पहले हम उल्लेख कर रहे थे आपस में इमैनुअल वॉलेस्टीन की थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। ओके, तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या होता है? जैसे अभी हमने अंडर डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट समझा, वैसे ही टाइप की ये भी है। इसको तीन भागों में दुनिया को इन्होंने डिवाइड किया समझने के लिए। सबसे पहला क्या, पहला जो कॉन्सेप्ट इन्होंने वो किया, इन्होंने कहा कि कंट्रीज तीन लेवल पर होती है, एक कोर, सेमी पेरिफेरी एंड पेरिफेरी, ठीक है। तो इन तीन जो है लेवल पर इन्होंने जो है दुनिया को डिवाइड किया। असल में ये बात वही चीज़ है जो अभी हम बात कर रहे थे ना, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री, असल में ये वही चीज़ है। तो यहाँ पर अंडर डेवलप्ड आप लिख लीजिए, यहाँ पर जो है डेवलपिंग लिख लीजिए एंड यहाँ पर डेवलप्ड लिख लीजिए, ठीक है। तो ये उन्हीं चीज़ को जो है एक्सप्लेन करता है। इसमें बताता है कि कैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं
वो कैसे डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कैसे उनसे रिलेशनशिप रखता है एंड कैसे उनकी चीज़ों को कह सकते हैं कि क्षरण उनका ज़्यादा करता है, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में ये बताते हैं। एंड ये कैसे सेमी पेरीफेरी वाले, कैसे ये लोग पेरीफेरी एंड सेमी पेरीफेरी कैसे जो है इन पर डिपेंडेंट है, इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करता है। हालांकि डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर भी ये चीज़ आती है, ठीक है। तो जब डिपेंडेंट डेवलपिंग मतलब कह सकते हैं कि डेवलपिंग नेशन जो है, जब डेवलप्ड कंट्री के ऊपर किसी न किसी हिसाब से, अभी देखो ना, जैसे भारत जो है यूएसए पर कितना ज़्यादा निर्भर है। यूएसए क्यों इतनी मनमानी करता है? क्योंकि उसके पास एज है, उसकी जीडीपी भारत से कई गुना है, ठीक है। एंड पाकिस्तान का तो कुछ नाम ही निशान नहीं है वहाँ पे, तो समझ रहे हो। तो कितना ज़्यादा मतलब पेरीफेरी वाले जो कंट्रीज हैं तो उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं। तो जो कोर में कंट्री बैठा हुआ है वो असल में कह सकते हैं कि एक प्रकार से राजा की सिचुएशन उसकी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यही मीन्स देन इसमें चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। बाकी सिंपल जो अभी मतलब इसका कॉन्सेप्ट था वो हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिए कि इसको दिया किसने था? इमैनुअल वॉलेस्टीन ने, ठीक है, वर्ल्ड सिस्टम थियरी। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है एम्बुर्जुआमेंट, ठीक है। सर एम्बुर्जुआमेंट का मतलब क्या होता है, क्या है ये, मतलब किस चीज़, क्या सिचुएशन को ये दर्शा रहा है? एम्बुर्जुआमेंट ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है जो कार्ल मार्क्स ने दिया था एंड गोल्डथ्रोप ने भी इस चीज़ को दिया था, ठीक है। गोल्डथ्रोप ने भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। गोल्डथ्रोप ने भी मतलब इस चीज़ को थोड़ा एक्सपैंड में पढ़ाया था। तो एम्बुर्जुआमेंट कॉन्सेप्ट जो है असल में बना किससे है? देखो यहाँ पे बीच में एक टर्म जुड़ा हुआ है, बुर्जुआइजी, ठीक है। हिंदी में इसे बुर्जुआ कहता है, ठीक है। असल में ये इसके बीच में ये बनने की टेंडेंसी को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब सर ये होता क्या है, ठीक है। तो ये अब कह सकते हैं कि इसको एक्सप्लेन करने में हम कहें कि दो कॉन्सेप्ट असल में होते हैं। दो कॉन्सेप्ट क्या? सबसे पहला एक प्रोलिटेरिएट होते हैं, प्रोलिटेरिएट। दूसरे होते हैं जो है बुर्जुआइजी, ठीक है, जो भी प्रोनाउंस करें आप। तो ये चीज़ है, ये दोनों होते हैं। एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी की मीन्स दो प्रकार के मतलब कह सकते हैं कि पीपल आपस में डिवाइडेड है। ये ऐसा कार्ल मार्क्स देखते हैं, ठीक है। हर एक इनके लिए हर एक सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के, ठीक है। जैसे अगर स्लेव सोसाइटी के अंदर बात करें तो वहाँ पर जो है मास्टर एंड स्लेव की बात होगी। फ्यूडल सोसाइटी के अंदर लॉर्ड एंड सर्व की बात होगी, ठीक है। वैसे ही कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर कार्ल मार्क्स बताते हैं कि प्रोलिटेरिएट एंड बुर्जुआइजी दो प्रकार के डिवीजन है, ठीक है। अब प्रोलिटेरिएट जो होते हैं इनको कह सकते हैं कि ये लेबर क्लास के व्यक्ति कहे जाते हैं, ठीक है, लेबर क्लास के व्यक्ति। असल में ये क्लास डिवीजन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, लेबर क्लास के व्यक्ति उदाहरण के तौर पर, ठीक है। एंड बुर्जुआइजी क्या होते हैं? ये जो है एलीट क्लास, या फिर जो कह सकते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो कैपिटल का कंट्रोल रखते हैं, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन को जो कंट्रोल करते हैं, उनके जो है बुर्जुआ कहते हैं, ठीक है, बुर्जुआइजी कहते हैं, एलीट क्लास, ठीक है। ये दोनों, अब इन्हीं दोनों के इनमें से एक ये बनने की टेंडेंसी। अब अगर मैं सिर्फ डायरेक्टली इसी एम्बुर्जुआमेंट को अगर मैं समझाऊं आपको, तो ये सिंपल सा बस कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किन्हीं भी कारणों की वजह से एलीट क्लास में एंटर कर जाता है या कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है, एंड एंटर करने के बाद जब वो कैपिटलिस्ट लोगों की
एक प्रकार से उनकी टेंडेंसीज है, जो उनके रहन सहन का तरीका है, व्यवहार करने का तरीका है, इन सब चीज़ों को जब वो एक प्रकार से देखता है, इन सब चीज़ों को जब एक बार से कह सकते हैं कि समझता है, ठीक है, उनको अडॉप्ट करने का प्रयास करता है, तब उस कंडीशन को एम्बुर्जुआमेंट कहते हैं, ठीक है, उसी चीज़ को। अब इसके उलट भी एक चीज़ है, जैसे एम्बुर्जुआमेंट है वैसे ये भी एक है, प्रोलिटेरियनाइजेशन भी इसको कहा जाता है, दूसरे वाले कॉन्सेप्ट को, यानी प्रोलिटेरिएट बनने की टेंडेंसी। अब सर ये कैसे हो सकता है, ये तो सार्थक नहीं लग रहा। भाई कोई आदमी अमीर बन गया है तो वो अमीर यानी एलीट क्लास में आ गया है, तो वो एलीट क्लास से वो लेबर क्लास में क्यों जाएगा, वो गरीब बनने की टेंडेंसी में क्यों जाएगा। असल में कोई अपने से जाने का प्रयास इसमें करे ना करे, ये नहीं है कि कोई अपने से जाना चाह रहा है। असल में यहाँ पर ये बता रहा है कि जो है, जब किन्हीं भी परिस्थिति की वजह से एक एलीट क्लास का व्यक्ति या फिर एक नॉर्मल कंडीशन का एक व्यक्ति जो है प्रोलिटेरिएट बनने की सिचुएशन में आ जाता है, तब उस चीज़ को ये एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि उसे प्रोलिटेरियनाइजेशन कहा जा रहा है, ठीक है, जैसे ये है। लेकिन इन दोनों कॉन्सेप्ट में अंतर है, प्रोलिटेरियनाइजेशन में, ठीक है, प्रोलिटेरियनाइजेशन में अंतर है और एम्बुर्जुआमेंट में अंतर है, ठीक है। प्रोलिटेरियनाइजेशन बता रहा है कि ये टेंडेंसी है बनने की, जबकि एम्बुर्जुआमेंट बताता है कि आप एलीट क्लास में एंटर कर चुके हो, बस उसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज को आप एडॉप्ट करने का प्रयास करते हो, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ये चीज बोलते हैं। पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझे, थोड़ा एनालाइज करके इस चीज को अगर देखें, तो यहाँ पर बात क्या कह रहा है, मीन्स सेंटर मीन्स पॉइंट किस चीज को ले आकर के रखा है। एम्बुर्जुआमेंट कब किसी का होगा, मतलब पैसा वगैरह आपके पास अच्छा खासा आ गया, पर वो एटिकेट बिहेवियर, आपने हाथ से खाना भी नहीं छोड़ा, अभी आप जो है कांटे चम्मच से अभी आप खाना नहीं खा पा रहे हो, अभी सिर्फ हाथ ही से खाना जो है आप खाना खा पा रहे हो, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या बताने का प्रयास कर रहा है, एम्बुर्जुआमेंट हो चाहे प्रोलिटेरियनाइजेशन होने की मीन्स कंडीशन हो, इन दोनों के बीच का अगर कुछ एक चीज कॉमन लग रहा है तो वो है मिडिल सिचुएशन, ठीक है, मिडिल पोजीशन। तो असल में ये पॉइंट कर रहे हैं मिडिल क्लास की तरफ, ठीक है, मिडिल क्लास को ये एक प्रकार से पॉइंट कर रहे हैं कि भाई ये इसके पास पैसा तो आ गया, पर इसने अभी अमीर लोगों की जो है रहन सहन के तरीका नहीं सीखा, ठीक है। मिडिल क्लास वाला व्यक्ति इतनी ज़्यादा उस पर जो है महंगाई एंड पॉवर्टी का इतना ज़्यादा मार पड़ा कि वो बेचारा जो है लेबर क्लास में एंटर कर गया, ठीक है। तो असल में ये किस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, मिडिल क्लास को भी, मतलब ये एक प्रकार से डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, बीच में ये कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है। पर कार्ल मार्क्स मिडिल क्लास जैसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, तो याद रखिए मिडिल क्लास को कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, पेटी बुर्जुआ, ठीक है, पेटी बुर्जुआ, ठीक है। पेटी बुर्जुआ के कॉन्सेप्ट से इन्होंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि मिडिल क्लास कौन है, ठीक है, मिडिल क्लास पीपल आप और हम जैसे जो लोग हैं, ठीक है। पर डिटेल में ये कॉन्सेप्ट कब निकल करके आया, जब सारा कुछ ये मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ये मिडिल क्लास, ठीक है। ये सब तो काफ़ी पहले ही सब चर्चा हो रही थी, ठीक है, एक विचारधारा के तहत ये सारी बातचीत हो रही है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अलग आगे के कॉन्सेप्ट पर। आगे का कॉन्सेप्ट कहता है द डी स्कूलिंग सोसाइटी। इवॉन इलिच का ये कॉन्सेप्ट है, डी स्कूलिंग सोसाइटी। ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है, डी स्कूलिंग सोसाइटी का ये कॉन्सेप्ट आपके पेपर में आ चुका है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। डी स्कूलिंग सोसाइटी क्या होता है सर? डी स्कूलिंग सोसाइटी होता है जब मान लो ये पॉइंट कर रहे हैं कि नॉर्मल जो हमारी मीन्स एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो पूरी तरीके से मीन्स एफिशिएंट नहीं है, वो एक प्रकार से आउटडेट हो गई है, ठीक है।
वहाँ पर पूरी तरीके से स्किल वगैरह इन सब चीज़ों को नहीं सिखाया जा रहा। तो ये बोल रहे हैं ये एक अलग प्रकार का जो है एजुकेशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड टर्म में बात करूँ तो ये फंक्शनल लिटरेसी को जो है ये पॉइंट करते हैं, ठीक है, फंक्शनल लिटरेसी। अब आप देखे होंगे कि जो बड़े बड़े अच्छे खासे जो स्कूल होते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ साथ, नॉलेज इम्पार्ट करने के साथ साथ वहाँ पर फोकस किया जाता है कि बच्चे अलग अलग प्रकार के स्किल को भी सीखें, ठीक है, चाहे स्विमिंग हो, कोडिंग हो, कुछ भी, मतलब ये सब चीज़ है, तो उन चीज़ों को सीखें। तो डी स्कूलिंग सोसाइटी भी उन्हीं विचारधाराओं का एक कह सकते हैं कि एक डायमेंशन है, ठीक है। जो नॉर्मल जो स्कूलिंग की जो परंपरा है, असल में ये एक और भी चीज़ कहते हैं, ये स्कूलिंग के तहत इन्होंने मतलब ये चीज़ माना कि स्कूल एक प्रकार से आपको जो है कैपिटलिस्ट जो पीपल है उनको सर्व करने का एक प्रकार से टूल है, ठीक है। वो आपको सिखाता है बचपन से कि कैसे जो एलीट क्लास के लोग हैं, जो बुर्जुआइजी कंडीशन में हैं, उनको कैसे सर्व किया जाए, उस चीज़ की जो है आपको कंडीशनिंग ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को, उन सब परंपराओं को ये तोड़ना चाहते हैं एंड एक फंक्शनल लिटरेसी की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको पुख्ता करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को इवान इलिच कहते हैं द डी स्कूलिंग सोसाइटी। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? इवान इलिच ने दिया। ये पूछ सकता है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस बार भी इस चीज़ को पूछने, जानने, समझने की संभावना है, कैसे न कैसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान रखें, ये सब मिसलेनियस कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं सब, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकियलाइजेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट है एंड ये वाला भी कॉन्सेप्ट पूछा गया था पिछले साल आपके इसमें एग्जाम में, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखें। अब हम डिस्कस करते हैं क्या है ये पैरोकियलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन। सर सुना सुना लग रहा है पैरोकियलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन। अब पैरोकियलाइजेशन से संबंधित कुछ और भी कॉन्सेप्ट है लगभग वैसे ही, जैसे लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन। लिटिल ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, ठीक है। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? आर रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड, हालांकि मैंने इसके बारे में बताया भी आपको, रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज का। अब एक और कॉन्सेप्ट है लगभग इन्हीं से संबंध रखते हुए, ठीक है। क्या है वो? एंडोजीनस ट्रेडिशन एंड हेट्रोजीनस ट्रेडिशन। जीनस ट्रेडिशन, ठीक है। सर ये वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया? इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने। योगेंद्र सिंह, इन्होंने जो है लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन का इस्तेमाल करते हुए हेट्रोजीनस ट्रेडिशन एंड एंडोजीनस ट्रेडिशन को भी मीन्स साथ में लिया है। तो कह सकते हैं, एंड इनकी जो किताब है एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये भी ध्यान रखिए, योगेंद्र सिंह की, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बाय योगेंद्र सिंह। तो अब समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहते क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकियलाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? मैकिम मैरियट ने दिया। देखो मान के चलो, जैसे आपकी, अगर मैं लास्ट ईयर क्वेश्चन की ही बात करूं तो बड़ा अप्लाइड जो है कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर पूछा गया था, एंड जो कॉन्सेप्ट को नहीं जानता, इन दोनों के मीन सेंटर्ड जो है कॉन्सेप्ट को नहीं जानता, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फंस गया होगा इसमें उत्तर करने में इसको।
सॉरी। तो पैरोकियलाइजेशन क्या होता है, उससे पहले आप समझते हैं यूनिवर्सलाइजेशन। देखिए लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले के समय में होता था कि गांव-गांव में जो है, कुछ गांव में मतलब दिवाली के दिन गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा होती है, ठीक है। कुछ गांव में गणेश एंड लक्ष्मी जी की पूजा होती थी। अब वो धीरे धीरे कह सकते हैं कि प्रचलित हो गया कि पूरे भारत में ही, ठीक है। अब पूरे भारत में जितनी जो है पटाखों की दुकान नहीं लगती, उसके 10 गुना ज़्यादा जो है गणेश एंड लक्ष्मी जी की मूर्ति की दुकान लगती है ना। लोग उस चीज़ को मीन्स मूर्ति को खरीदते हैं एंड भगवान को प्रे करते हैं। तो कहने का ये मतलब है, एक छोटे से गांव में अब ये मत बोलो कि सर कौन से गांव से ये निकल के आया। भाई ये बताने का प्रयास कर रहा है कि कोई एक छोटा सा ट्रेडिशन जो है किसी गांव में फॉलो किया जाता था एंड वो निकल करके पूरे भारत में कहीं ना कहीं छा गया है। एंड पूरे भारत में ही हर जगह ही वो सिर्फ पूरे भारत में ही नहीं, वो उस कह सकते हैं कि फेस्टिवल के साथ वो अटैच्ड एक फीलिंग हो गई है, गणेश एंड लक्ष्मी जी की पूजा करना, ठीक है। हमारे यहाँ तो ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया है कि जब तक मतलब ज़रूरी भी है, इसको गलत सही के नज़रिए से नहीं हम कह रहे हैं कि मतलब जब तक गणेश एंड लक्ष्मी जी की पूजा ना हो जाए कोई पटाखे नहीं छुड़ाना है और कोई मिठाई नहीं खानी है। तो ये चीज़ है ना। तो उसी चीज़ को यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लास्ट ईयर एग्जाम में आपके। तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट था कि एक छोटी जगह से कोई चीज़ निकल करके पूरे भारत में, पूरे मतलब दुनिया में ये चीज़ छाया हुआ है। यूएस में भी कहीं पूजा होती है तो गणेश एंड लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ठीक है। दिवाली की पूजा में गणेश एंड लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। उसमें अलग अलग प्रकार की मीन्स ट्रेडिशंस को उसके अंदर फॉलो करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, इसको सर कहेंगे यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक है। एक छोटी जगह से वो चीज़ निकला एंड वो यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। हर जगह वो कह सकते हैं कि वो अब माना जाने लगा है। तो ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अ कल्चर ऑफ अ ट्रेडिशन ये कह सकते हैं, ठीक है। एंड इसी का जस्ट उल्टा है पैरोकियलाइजेशन। सर अगर कहीं पे मान लीजिए कहीं कोई बहुत बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मान के चलो पहले क्या होता था कि बर्गर वगैरह जो है ये ज़्यादातर जो बड़े बड़े शहर हैं इन सब जगह पे मिलते थे, आम बात थी। पर आज के समय में क्या हो गया है कि ये सब जो है इवन गांव में कोई भी मतलब छोटा मोटा कोई भी गैदरिंग हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर भी ये मिलना आम हो गया है। यानी कि उनके जीवन में भी ये चीज़ जो है पहुँच चुकी है, वो बड़ी आम तौर पर वो चीज़ ली जाती है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, पैरोकियलाइजेशन। यानी एक जो एक प्रकार से जो आप टेंजिबल इंटेंजिबल कल्चर जो है, जो हर जगह व्याप्त है, वो मतलब जो ब्रॉडली जो व्याप्त है, अब वो गांव-गांव तक, यानी कि ब्रॉड एक लेवल के ट्रेडिशन से वो एक नैरो लेवल के ट्रेडिशन तक भी उसकी अप्रोच हो रही है। तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, पैरोकियलाइजेशन, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा है। ये वन वे इधर जाए तो यूनिवर्सलाइजेशन, अगर इधर जाए तो पैरोकियलाइजेशन, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें। यही चीज़ को मैकिम मैरियट एक्सप्लेन करते हैं। अब लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन क्या है, तो लिटिल ट्रेडिशन मान लो कि जैसे कोई फोक कल्चर हो गया, ठीक है। जैसे कोई कहीं का गाना हो गया, ठीक है, कहीं का मतलब कुछ एक प्रकार के जो कैसे भी जीवन जीने की पद्धति हो गई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मूर्त या अमूर्त रूप में किसी भी प्रकार का कोई एक कल्चर है, कुछ एक परंपरा है जो फॉलो होती हुई आ रही है, उसी चीज़ को जो है एक्सप्लेन करते हुए हम क्या कहते हैं, छोटी लेवल की जो कोई चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं, लिटिल ट्रेडिशन। किसी गांव की कोई एक परंपरा है, ठीक है। एक कोई गांव है जहाँ से मतलब बहुत सारे जो कह सकते हैं कि लोग फौज में गए हुए हैं, ठीक है। तो फौज में जाने की उस गांव की एक प्रकार से लोगों में परंपरा रही है, तो उस एक प्रकार के ट्रेडिशन को हम कह सकते हैं कि वो लिटिल ट्रेडिशन एक प्रकार के फॉलो कर रहे हैं। फैमिली की भी कोई एक ट्रेडिशन हो सकती है, उसको भी लिटिल ट्रेडिशन। अब यही चीज़ जो बड़े स्तर पर कोई एक चीज़ हो, कोई एक ट्रेडिशन हो जो फॉलो किया जाए, तो ग्रेट ट्रेडिशन, ठीक है। अब एंडोजेनस ट्रेडिशन एंड हेट्रोजेनस ट्रेडिशन की अगर हम बात करें, ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है, ये कहता है कि मान के चलो जैसे अगर कोई ट्रेडिशन
किसी परंपरा का जन्म अंतर समाज के अंदर ही हुआ है। ठीक है, मान के चलो जैसे कोई विलेज है और उस विलेज के अंदर ही किसी प्रकार के जो है कह सकते हैं कि किसी परंपरा का जन्म वहीं पास हो रखा है, वहीं पास हुआ है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? उस चीज को हम कहेंगे एंडोजिनस ट्रेडिशन, यानी अंतर जन्मा परंपरा। ठीक है, अंतर मतलब वो उसी गांव के अंदर, उसी मीन्स सोशल बाउंड्री के अंदर, वो जो है हिंदी में इसका टर्म मुझे नहीं ध्यान आ रहा, अंतर से कुछ है, वहां से मीन्स ये जन्मा जो है कह सकते हैं ट्रेडिशन, ये कुछ परंपरा। ठीक है, अब इसी का उल्टा होता है हेट्रोजेनियस ट्रेडिशन। हेट्रोजेनियस ट्रेडिशन क्या कि कहीं पे ये चीज़ फॉलो होती आ रही है, कहीं बाहर ब्रॉड लेवल पर ये चीज़ जो है एप्लीकेबल है, एंड अब वही प्रकार की जो है परंपरा आगे भी कहीं पे मतलब लागू हो जाए किसी भी सिचुएशन के थ्रू, मतलब कॉन्टैक्ट के थ्रू, ठीक है, आइडियल स्टेट के थ्रू, यानी कि एक प्रकार से आपने उसे आइडियल मान करके अडॉप्ट कर लिया, या कुछ अच्छा है या मजबूरी में कैसे भी ठीक है, एक कल्चरेशन होने की टेंडेंसी को हेट्रोजेनस ट्रेडिशन भी कहा जा सकता है कल्चर के फॉर्मेट में देखें तो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें। तो ये सिंपल से ये सब कॉन्सेप्ट थे इन लोग को। घेटो वर्ड असल में जो है ये किस चीज को सिग्निफाई करता है? स्लम। अगर इसे एक वर्ड में मैं कहूँ तो स्लम को ये जैसे मान के चलो मैं अगर आपसे कहूँ कि धारावी जो मुंबई में है उसको क्या कहेंगे, तो वो घेटो है। एंड स्लम बनने की टेंडेंसी को घेटोवाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो असल में यह जो कॉन्सेप्ट है यह निकल करके आया जब हिटलर ने यहूदियों को, जूस जो थे उन सबको मीन्स एक प्रकार से उनके साथ उनका पूरा लगभग नरसंहार कर दिया था। उनको जो है पूरी तरीके से उनको मीन्स उन पर प्रताड़ना की थी। तो जब उनको अपनी जगह से ही हटा दिया गया था, कहीं पे उनको रहने की जगह नहीं बची, उनकी मतलब कंडीशन इतनी दयनीय हो गई कि जिसको मतलब सोच पाना भी एक प्रकार से बड़ा मतलब वैसा हो गया। तो उस चीज़ को कह सकते हैं कि मतलब उस चीज़ को जो है हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर रखते हैं। मतलब वो फिर जो है अपनी मतलब कुछ जगह पर रहते थे, तो उसी को ल्यूसवर्थ ने जो है इस टर्म के तहत उनको बोला है। ल्यूसवर्थ ने क्या बोला, ये जो है टर्मिनोलॉजी दी। ठीक है, घेटो। तो ध्यान रखिए आप इस चीज को। इसके बाद क्या आता है कंडीशन, इसके बाद क्या चीज मतलब आती है, इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट आता है? जेंट्रिफिकेशन। अब जेंट्रिफिकेशन होता है एक टर्म है जो एक्सप्लेन करता है कि मान लो जैसे आपने कभी सुना होगा कि भाई रोड के बगल की ज़मीन को ना बेचा जाए, आने वाले समय में उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, उसकी जो है उसका पैसा बढ़ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट लगभग वैसे ही टाइप का चीज़ है। ये किस चीज़ के ऊपर बताता है कि मान लो कोई अमीर आदमी आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में आकर के बस जा रहा है। कोई अमीर आदमी आपके लोकेलिटी में आया एंड उसने ज़मीन ले लिया, तो आपके आसपास की जो है ज़मीन, उसकी कीमतें हवा को छूने लगेंगी। अब सोचिए आपके घर के आसपास अगर जो है अनिल अंबानी आकर के रहना चालू कर दे, तो आसपास की ज़मीनों की कीमतें भी जो है लाखों में जो थी वो अब करोड़ों में पहुंच जाएंगी। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए रुथ ग्लास ने क्या कहा, जेंट्रिफिकेशन। ये सब अर्बन सोशियोलॉजी की ये विचार है, ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है। बुलक कैपिटलिज्म। सर बुलक कैपिटलिज्म क्या होता है? असल में कैपिटलिज्म कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक टेंडेंसी है बुलक कैपिटलिज्म की। बुलक कैपिटलिज्म के अंदर आता है, जैसे मान के चलो ये एक कोई फैक्ट्री है। ठीक है, ये कोई प्रोडक्शन हाउस है। प्रोडक्शन हाउस वो फिल्म वाला नहीं, अब प्रोडक्शन हाउस मतलब जहाँ से कोई
कोई मतलब समझो जैसे कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही हो, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन मीन्स वेयर हाउस ज़्यादा इसको कह सकते हो, ठीक है। ये है, अब यहाँ से कुछ सामान प्रोड्यूस हो रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इसको जो कंट्रोल कर सकता है, करता है, जो इस फैक्ट्री को कंट्रोल करता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, यही आदमी तो कैपिटलिस्ट है। जो आदमी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनको कंट्रोल करे, मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करे, उसी को तो कहते हैं कैपिटलिस्ट, ठीक है। एंड उसके प्रोडक्ट भी इसी का कंट्रोल होता है। अब यहाँ पर इस फैक्ट्री में चीज़ प्रोड्यूस हुई, फिर ये गई किसके पास, मिडिल मैन के पास, जहाँ पर ये कह सकते हैं कि स्टोर हाउस कहीं पे रखने के लिए गया, फिर ये गया यहाँ पर, और जो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास ये पहुँचा, डिस्ट्रीब्यूटर से जो है ये पहुँचा जो है रिटेलर के पास, ठीक है। रिटेलर से ये कहाँ पहुँचा, एंड कंज्यूमर के मतलब दुकान तक ये पहुँचा, दुकान से ये जो है लोगों तक पहुँचेगा, ठीक है। तो समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बीच में इसके 3 प्रकार के मतलब ऐसे लोग, सिर्फ 3 ही नहीं और भी हो सकते हैं, इसमें मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ ठीक है। तो अभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल कौन ले रखा है, ये इन लोगों ने, मतलब यहाँ पर एक कोई बैठा व्यक्ति या समूह, एक कोई समूह है, कुछ लोग हैं, उन लोगों ने इस पर कंट्रोल स्थापित कर रखा है, ठीक है। अब कुछ लोगों ने इस पर कंट्रोल स्थापित कर रखा है, तो ये यहाँ से जो है कैपिटलिस्ट कहलाएगा। पर इसके आगे बढ़ने पर अगर हम देखें तो ये पूरा ओवरऑल ये है, ठीक है, ये भी है। अब ये लोग कंट्रोल स्थापित कर करके तो ये कैपिटलिस्ट यहाँ पर ये कहलाए। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये लोग जो है अपनी मनमानी करने लगे एंड ये लोग कंट्रोल स्थापित कर लेंगे ठीक है, मिडिल मैन जो बीच में है वो अगर कंट्रोल ले ले पूरे जो कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का जो थिंग जो मार्केट में आ रही है, ये बीच में यहाँ पर ये लोग कंट्रोल अगर स्थापित कर लें इस पर, तो इसको देखो ये एक प्रकार से ये नहीं लग रहा कि जैसे मतलब बीच में जो चीज़, जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि बैलगाड़ी की तरह जो चीज़ों को खींचते हुए ले जा रहे हैं, जो इनको अमीर बना रहे हैं, ठीक है। तो बीच में ये लोग जो हैं ये असल में काम करते हैं क्या, इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने का, इस चीज़ को स्टोर करने का। अगर ये अपनी मनमानी करने लगे एंड ये जो है इस पूरे प्रोडक्शन को पूरा मतलब कंट्रोल करने लगे कि इतना प्रोडक्शन करो तभी हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, अगर ये लोग अपनी मनमानी सब चीज़ चलाने लगे तो इस प्रकार की कैपिटलिस्ट, तो कैपिटलिस्ट टेंडेंसी इनके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की कैपिटलिज्म को क्या कहेंगे, बुलक कैपिटलिज्म, ठीक है, ध्यान रखें। सूडो साइंस सूडो साइंस क्या होता है, सूडो साइंस अगर आपको याद होगा तो कार्ल पॉपर की एक थ्योरी थी जिसके बारे में हमने आई गए कुछ बात भी किया था, कि वो कहते हैं कि फॉल्सिफिकेशनिज्म की टेंडेंसी को हमें अपनाना चाहिए, जबकि वेरिफिकेशनिज्म की टेंडेंसी को हमें मतलब उसको हमें त्यागना चाहिए। यानी किसी चीज़ को आप रिफ्यूट करने की टेंडेंसी से ज़्यादा उस चीज़ को देखो, ना कि ये कि कुछ मानक आपने बना दिया कि अगर ये मानक को कोई प्राप्त करता है तो वो चीज़, वो वर्क, वो थिंग, वो जो प्रोडक्ट है वो वेरीफाइड है। तो इस प्रकार की जो टेंडेंसी है उस चीज़ से आपको निकलना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं कि फॉल्सिफिकेशन की टेंडेंसी को इंसान को जो है, जो सोशल रिसर्चर है उसको अपनाना चाहिए, जबकि वेरिफिकेशनिज्म को उसे रिफ्यूट करना चाहिए। अगर कोई मतलब फॉल्सिफिकेशनिज्म की टेंडेंसी को रिसर्च में इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो एक प्रकार से जो थियरी स्टेब्लिश कर रहा है वो सूडो साइंटिफिक है। उसी चीज़ को इन्होंने सूडो साइंस की संज्ञा दे करके बताया है, ठीक है, सूडो साइंस, ठीक है, छद्म विज्ञान। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। अब अगर बात करें आगे, हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है द कंपाउंड सोसाइटी। तो व्हाट इज कंपाउंड सोसाइटी? कंपाउंड सोसाइटी को अगर हम चर्चा करें, हाँ, इसको दिया किसने था? हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको दिया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको एक्सप्लेन किया था। हर्बर्ट स्पेंसर क्या बताते हैं, कहते हैं कि मान के चलो कि सोसाइटी जो है उसका बनना कहाँ से सुदृढ़ हुआ, वो कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर बनता हुआ गया।
जैसे शुरुआती दौर पर सोसाइटी बस इतने इतने में थी, जैसे मान के चलो ये एक ट्राइबल जो है ग्रुप है, एक ट्राइबल सोसाइटी है, ठीक है। उसके अंदर क्या रहेगा, एक सिंपल से लोग रहेंगे, जीवन यापन की अपनी टेंडेंसी उनकी रहेगी। अगर ज़्यादा कुछ होगा तो एक नॉर्मल उनका मुखिया होगा, बस इतना ही उनमें रहता है। जो वहाँ पे बड़े मतलब लोग होंगे वो वहाँ पे डिसीजन लेंगे, अपना मतलब सिक्योरिटी का काम करेंगे, भोजन वोजन का, और जो ओवरऑल पूरा नेटवर्क सिस्टम को देखेंगे, फीमेल देखेंगे, नॉर्मल सा एक सिस्टम, ठीक है। अब इसके आगे अगर थोड़ा बढ़े तो एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर कुछ लोग ऐसे, जहाँ पर मतलब एक पुलिसिंग का सिस्टम पूरा इस्टेब्लिश है, ठीक है, मिलिट्री का सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर का, लोगों की प्रोफेशनलिज्म का सिस्टम इस्टेब्लिश है, यानी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी आगे बढ़ गई है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो है अगर आपका कोई नेता है तो उस नेता को चुनने के लिए पूरी प्रॉपर इलेक्शन सिस्टम है, इलेक्शन होगा, उसके बाद कोई नेता चुना जाएगा, फिर वो जाकर के आपको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस प्रकार की टेंडेंसी ये चीज़ है, ठीक है। पर इससे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो क्या बनता है हमारा, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक रोल है हर एक व्यक्ति का, उसके नीचे एक चेन ऑफ हायरार्की है, ठीक है। अगर आपको प्रधानमंत्री से मिलना है तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं मिल सकते, आपको पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के सबसे हाई अथॉरिटी से मिलना होगा। पहले डिस्ट्रिक्ट के जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से आप मिलेंगे, वो आपको जो है परमिशन के जो है बातचीत, या फिर जो आपको कम्युनिकेशन कराएगा स्टेट सेक्रेटरी से, स्टेट सेक्रेटरी जो है होम सेक्रेटरी से बात करेंगे, फिर होम सेक्रेटरी बात करेंगे जो है पीएमओ में, ठीक है। पीएमओ से बात करने के बाद जो है आपकी जो है मीटिंग फिक्स होगी प्रधानमंत्री जी के साथ। तो समझ रहे हो, हायरार्की, चेन ऑफ हायरार्की, एंड सबका एक स्पेसिफिक रोल। ये जो है एक प्रकार से ये कॉम्प्लेक्सिटी हर एक सोसाइटी के अंदर, हर एक सोसाइटी नहीं, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी जब होता है तो उसमें बढ़ता जाता है। तो इसी को ये एक्सप्लेन करते हुए क्या कहते हैं, कंपाउंड सोसाइटी को ये कहते हैं कि जो देखो सिंपल सोसाइटी है तो इस चीज को जो है इसे क्या कहेंगे, सिंपल कंपाउंड सोसाइटी या सिंगल कंपाउंड सोसाइटी, ठीक है। इसको डबल कंपाउंड सोसाइटी कहेंगे, इसको ट्रिपल कंपाउंड सोसाइटी कहेंगे। अब ये डबल ट्रिपल, ये कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि कोई दो चीज़ है कोई तीन चीज़, ऐसा नहीं, इसमें बस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है बस। तो इसको इन्होंने तीन रूप में बताया कि कंपाउंड सोसाइटी कैसी होती है। उदाहरण के लिए जैसे मान के चलो सिंपल सोसाइटी, उसमें बहुत ज़्यादा हायरार्की ये सब नहीं होता, नॉर्मल ज़िंदगी सारा कुछ एकदम अच्छे से व्यतीत होता है। फिर उसके बाद आता है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी एंड हायरार्की, वो सब बढ़ जाता है तो डबल कंपाउंडेड सोसाइटी। अगर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो ट्रिपल कंपाउंड सोसाइटी। तो ये था हर्बर्ट स्पेंसर का वर्क, हर्बर्ट स्पेंसर का जो है काम। तो यहाँ तक आज हमने कई सारे जो है कॉन्सेप्ट का चर्चा कर लिया, कई सारे हमने जो है चीज़ों को जान लिया। तो चलिए आज के लेक्चर में यहीं तक, और बाकी और चीज़ों को हम विस्तार में आगे आने वाले लेक्चर्स में सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, एंड फिर से कुछ नए टॉपिक, कुछ नए और चीज़ों को लेकर के हम साथ में फिर से जुड़ेंगे एंड कुछ और चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बढ़िया से अपना ध्यान रखिए, और एग्ज़ाम अब नज़दीक है तो जी जान लगा करके पढ़िए, और बस यही है उसके लिए फिर। और बाकी और जो कॉन्सेप्ट और चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे ही आगे आने वाले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट।